हेलो बच्चों, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाला अड्डा। तो आज हम क्लास 12th के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, किरचॉफ के नियम पर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि अगर हमें कोई वैद्युत परिपथ दिया हुआ है तो उसमें हम किस प्रकार से इक्वेशन बनाकर उस वैद्युत परिपथ में जो सेलें लगी हुई हैं उसमें बहने वाली धाराएं, प्रतिरोध के सिरों के बीच वोल्टेज किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए हमें इसमें प्लस माइनस का ध्यान रखना है, जिससे हम कोई भी धारा, वोल्टेज, विद्युत वाहक बल, कुछ भी वैल्यू अगर हमें ज्ञात करना है तो हम इजीली उसको कैलकुलेट कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं दिलशाद अंसारी और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाला अड्डा। लेट्स स्टार्ट। तो अब हम आते हैं किरचॉफ के नियम, जो कि जिसमें आएंगे हम प्रथम नियम, जिसको बोलते हैं संधि का नियम। संधि का नियम क्या कहता है? यह संधि का नियम कहता है कि किसी परिपथ के किसी संधि पर मान लिया कोई ये एक संधि बन रही है जिसमें कई तार हैं। मान लिया कि ये संधि है जिसमें धाराएं बह रही हैं। तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो कहता है, जिसको संधि का नियम कहते हैं, ये कहता है किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराएं। हम देख रहे हैं कि ये एक संधि बन रही है जिस पर कई धाराएं, कुछ धाराएं आ रही हैं, कुछ धाराएं संधि से दूर जा रही हैं। तो किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है अगर हम संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक, किन धाराओं को धनात्मक ले लें? जो संधि की ओर आ रही है। मान लिया ये धारा I1 है, ये हमारी I2, I3, I4 एंड I5। तो ये कहता है अगर संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक लें हम, I1, I3 एंड I5, ये वैल्यू कैसी है हमारी, जो कि संधि की ओर आ रही हैं, इन धाराओं को हम क्या लें? धनात्मक लें। तो I1 प्लस I3 प्लस I5, तीन वैल्यू धाराएं संधि की ओर आ रही हैं, इनको हम लेंगे धनात्मक। संधि से दूर जाने वाली धाराओं को अगर हम धनात्मक लें, संधि से दूर कौन सी धाराएं जा रही हैं? एक I2 जा रही है और एक I4 जा रही है, इनको हम क्या लें? ऋणात्मक। तो I2 संधि से दूर जा रही है निगेटिव, I4 संधि से दूर जा रही है निगेटिव। तो संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक, संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक ले, तो इन सभी का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ऐसा किरचॉफ का पहला नियम कहता है। तो इस तरीके से हम यहां से देख सकते हैं I1 प्लस I3 प्लस I5 इक्वल टू I2 प्लस I4। तो इसको हम दूसरा रूप भी दे सकते हैं कि प्रथम नियम इनका कहने वाला है कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्लियर है? तो किरचॉफ का प्रथम नियम कह रहा है कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है? संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर। क्लियर है? अब इसका मतलब यह हुआ जितना आवेश संधि पर आया था उतना आवेश संधि से दूर चला जाता है, क्योंकि धारा का रिलेशन किससे? आवेश से। और जितनी धारा संधि पर आती है उतनी धारा संधि से दूर चली जाती है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं जितना आवेश संधि पर आता है उतना आवेश संधि से दूर चला जाता है। तो हम कह सकते हैं जो संधि होती है वो आवेश को बिल्कुल भी नहीं लेती, आवेश का अवशोषण नहीं करती है। जितना आवेश आया उतना आवेश चला गया। संधि जो है आवेश का अवशोषण नहीं करती, इसलिए हम इसको कहते हैं आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम। तो किरचॉफ का प्रथम नियम कौन सा नियम है? आवेश संरक्षण का। जितना आवेश संधि पर आता है उतना आवेश संधि से दूर चला जाता है। संधि जो है वो आवेश का संचय नहीं करती है। किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो हमारा आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। ठीक है? अब अगर आप अनसॉल्व्ड देखेंगे तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन दिखेंगे जो कि 1 या 2 नंबर में आने वाले होते हैं, जो कि किरचॉफ के प्रथम नियम पर आधारित होते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है धारा I की वैल्यू बताइए। धारा I की वैल्यू, इस टाइप के क्वेश्चन दिया होगा जिसमें किसी धारा की वैल्यू आपसे पूछेगा। धारा I की वैल्यू ये है, आपको इस धारा की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पहले ऊपर से धीरे धीरे
आई की ओर आना पड़ेगा। तो अगर हम आपसे पूछें इसमें कितनी संधियां आपको दिख रही हैं, एक ये संधि है, एक ये, और एक इस संधि को आर कह सकते हैं। तो अगर हम संधि P की बात करें तो इस संधि पर हम देख रहे हैं कि 2 एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर और 2 एम्पियर संधि की ओर जा रही हैं, और 1 एम्पियर और I1 संधि से दूर जा रही हैं। तो संधि की ओर कौन कौन सी धाराएं आ रही हैं? 2 एम्पियर और 2 एम्पियर। 2 + 2 संधि से दूर कौन कौन धारा जा रही है? 1 एम्पियर और I1 इक्वल टू होगी 1 + I1। संधि की ओर जो धाराएं आ रही हैं उनको एक तरफ जोड़ लेंगे बराबर, जो संधि से दूर जा रही हैं उनको बराबर के उस तरफ जोड़ लेंगे। यहां से 4 = 1 + I1, यहां से I1 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3 एम्पियर। 4 - 1 3 एम्पियर। मतलब ये जो धारा I1 आ रही है संधि किस पर? Q पर। I1 की वैल्यू कितनी आ गई? 3 एम्पियर। अब ये हमने कहां पे लगाया है? संधि P पर। संधि P पर लगा दिया किरचॉफ का प्रथम नियम, वहां से हमें I1 की धारा कितनी प्राप्त हो गई? 3 एम्पियर। अब हम संधि कहां पे जा रहे हैं? Q पर। संधि Q पर। संधि Q पर हम देख रहे हैं कि I1 धारा संधि पर जा रही है और 1 एम्पियर और I2 धारा संधि से दूर जा रही है। तो हम क्या करने वाले हैं? संधि की ओर कौन सी धारा जा रही है? केवल और केवल I1। तो संधि की ओर आने वाली धारा I1 बराबर संधि से दूर जाने वाली धाराएं 1 एम्पियर और प्लस I2, तो 1 + I2। ये दोनों धाराएं क्या हैं? संधि से दूर जा रही हैं। तो बराबर के उधर हमने लिख दिया संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग। I1 की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, 3 = 1 + I2। यहां से I2 = आएगा 2 एम्पियर। तो I2 की वैल्यू संधि Q पर हमने किरचॉफ का प्रथम नियम लगाया, जिससे I2 की वैल्यू 2 एम्पियर आ गई। अब हम पहुंच रहे हैं संधि R पर। संधि R पर जब हम किरचॉफ का प्रथम नियम लगाएंगे वहां पर हमें I की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो संधि R पर कितनी धाराएं सब हैं? I2 है, 1.2 एम्पियर है, 1 एम्पियर है और एक I धारा है। तो संधि R पर कौन कौन सी धाराएं आ रही हैं? तो हम कहेंगे I2 धारा संधि पर आ रही है और 1 एम्पियर धारा संधि पर आ रही है। तो संधि पर आने वाली धारा कौन कौन सी हैं? I2 + 1 = बाकी दोनों धाराएं संधि से दूर जा रही हैं। तो दूर जा रही हैं उसको बराबर के उस तरफ लिखेंगे। दूर कौन कौन सी धाराएं हैं? I + 1.2। I2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो 2 + 1 = I + 1.5। 3 = I + 1.2। तो यहां से I = हमारा आने वाला है 3 - 1.2। I = हो जाएगा 1.8 एम्पियर। तो इस तरीके से 1 या 2 नंबर में जो क्वेश्चन आने वाला है, जिसमें हमने I की वैल्यू क्या कैलकुलेट कर ली? 1.8 एम्पियर। तो इस तरीके से हम पहले संधि देखेंगे, संधि पर कौन सी धाराएं आ रही हैं उनको एक तरफ जोड़ लेंगे, और संधि से कौन कौन सी धाराएं दूर जा रही हैं उनको हम बराबर के उस तरफ जोड़ लेंगे। वहां से हमें एक वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, और धीरे धीरे हम इस तरीके से जिस करंट की वैल्यू हमसे पूछ रहा होगा उस करंट की वैल्यू हम संधियों पर किरचॉफ का नियम प्रथम नियम लगाकर कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, जो किरचॉफ का प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण का नियम है, क्योंकि जितनी धारा संधि पर आती है उतनी धारा संधि से दूर चली जाती है। मतलब जो संधि होती है वो आवेश का संचय बिल्कुल भी नहीं करती है। तो इसलिए कहते हैं जो प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण का नियम है। अब हम बात करने वाले हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम पर। किरचॉफ का द्वितीय नियम को किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहते हैं, जबकि प्रथम नियम को किरचॉफ करंट लॉ कहते हैं। इसलिए प्रथम नियम को हम KCL लिखते हैं, किरचॉफ करंट लॉ। प्रथम नियम करंट से रिलेटेड है और द्वितीय नियम वोल्टेज से रिलेटेड है, इसलिए हम इसको किरचॉफ वोल्टेज लॉ KVL कहते हैं। मेन इनका द्वितीय नियम याद करना नहीं है, मेन है कि जो हमें सर्किट दिया है उस सर्किट में किरचॉफ का द्वितीय नियम अप्लाई करना। किस तरीके से हम द्वितीय नियम को अप्लाई करके करंट की वैल्यू, वोल्टेज, EMF की वैल्यू इजीली से कैलकुलेट कर सके। तो इनका द्वितीय नियम कहता है, अगर कोई हमें एक सर्किट दिया हुआ है,
उस सर्किट में जितने भी लगे हुए हैं खंड, जितने भी पार्ट लगे हुए हैं, उन सभी पार्ट में जो विभव में परिवर्तन का बीजगणितीय योग होता है, विभव में परिवर्तन का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। तो किसी बंद पास के अनुदिश सभी खंडों में विभव में होने वाले परिवर्तन का बीजगणितीय योग शून्य होता है। कहने का मतलब है अगर किसी खंड में विभव बढ़ा होगा तो किसी खंड में उतना ही विभव घट भी गया होगा, अदर और किसी में जितना विभव घटा होगा तो शायद दूसरे किसी में उतना विभव बढ़ गया होगा, तो जितना घटा होगा उतना ही बढ़ भी गया होगा। तो टोटल जो चेंज होता है उन सभी चेंजों का जो सम होता है, अलजेब्रिक सम, वो कितना होता है? 0 होता है। तो मेन हमारा ये नहीं है कि इसको रटा जाए, मेन है कि किस तरीके से हम सर्किट क्वेश्चंस में केवीएल मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं, थोड़ा सा आपको पहले हम बता देते हैं कि आप किस तरीके से किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अप्लाई करें ताकि आप कोई भी उसमें मिस्टेक ना करें। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं इसमें। सबसे पहला पॉइंट है, अगर कोई सेल हमारी दी हुई है, ये कोई सेल है जिसका विद्युत वाहक बल कैपिटल ई और आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल आर। अगर ये जो सेल का ये कौन सा टर्मिनल है? पॉजिटिव, और ये वाला निगेटिव। अगर सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से धारा निकल रही है, सेकेंड है अगर पॉजिटिव टर्मिनल से धारा निकल रही है तो इसको हम कहेंगे जो सेल है वो डिस्चार्ज हो रही है। और अगर सेल के पॉजिटिव, जिसका विद्युत वाहक बल कैपिटल ई और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, अगर सेल के पॉजिटिव टर्मिनल पर धारा जा रही है, धारा की वैल्यू मान लिया आई है जो कि इसके पॉजिटिव टर्मिनल पर जा रही है, तो इस कंडीशन में हम कहते हैं कि जो सेल है वो चार्ज हो रही है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से धारा निकलेगी तो इसको हम बोलेंगे सेल डिस्चार्ज हो रही है, मतलब अनावेशित हो रही है। और अगर पॉजिटिव टर्मिनल पर धारा जा रही है तो हम इसको बोलेंगे सेल चार्ज हो रही है। अब सेल डिस्चार्ज हो रही है या चार्ज हो रही है, इन दोनों केसेस में हमें यह देखना होता है कि जो सेल का विद्युत वाहक बल है और जो इसका टर्मिनल विभवांतर है, जो इसके दोनों टर्मिनल हमें दिख रहे हैं, इनके टर्मिनल के बीच जो विभवांतर होता है, जो सेल का विद्युत वाहक बल होता है, इनमें क्या रिलेशन है। क्वेश्चंस में आपसे पूछता है कि सेल के सिरों पर वोल्टेज ज्ञात करो, मतलब सेल के जो दोनों टर्मिनल है इनके टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, या कह सकता है सेल का विद्युत वाहक बल। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो आपको इक्वेशन बनाने में आपको कोई गलती नहीं करनी है। करना क्या है आपको, जब सेल क्या हो रही है डिस्चार्ज, इस समय इक्वेशन होती है E=V+IR। ये आपको ध्यान रखना है। सेल का विद्युत वाहक बल, सेल के टर्मिनल जो होते हैं उनके सिरों के बीच वोल्टेज, ये है धारा सेल से जो निकली है, और ये है उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अगर सेल हो रही है चार्ज तो हम क्या करेंगे, उस समय इक्वेशन होती है V=E+IR। इन सभी का आप आराम से इक्वेशन किरचॉफ लॉ लगा के इक्वेशन में रिलेशन आप ला सकते हैं, लेकिन टाइम कम होने की वजह से हम आपको वही पढ़ाने वाले हैं जो आपको एग्जाम में हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर हम देख रहे हैं E=V+IR। तो हम हमसे पूछे E बड़ा कि V बड़ा, तो हम कहेंगे इस समय E>V। इस समय सेल का विद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर से बड़ा होता है। और V=E+IR में इस समय कौन बड़ा है, V बड़ा होगा E से। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से अब हमें क्या देखना है, सावधानी क्या रखनी है। अगर कोई सेल है और ये इसका आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल आर, सेल है कैपिटल ई, विद्युत वाहक बल। अगर हमने क्या किया है, अगर सेल की धन प्लेट से, पॉजिटिव प्लेट से हमने आई धारा निकाली है, और जब हमने सर्किट को सॉल्व किया तो सर्किट के सॉल्व करने के बाद आई की वैल्यू हमें मान लिया, सपोज करते हैं -4 एम्पियर वैल्यू आई। कहने का मतलब है सर्किट एक दिया होगा आपको,
उस सर्किट में आपने माना कि जो सेल है उसकी पॉजिटिव प्लेट से आई धारा निकली, क्योंकि मानने में कुछ नहीं जाने वाला, कुछ भी मान सकते हैं हम। वो तो सलूशन जब हम लाएंगे, सॉल्व करेंगे, तब हमें पता चलता है रियलिटी क्या है कि वो सेल डिस्चार्ज हो रही है या सेल चार्ज हो रही है। तो हमने क्या किया, सेल की पॉजिटिव टर्मिनल से धारा निकाली, तो देखा हमने कि जब सर्किट हल किया तो आई की वैल्यू क्या आ गई, -4 एम्पियर। इसका क्या मतलब है, दिखने से हमें लग रहा है जो सेल है वो क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है, क्योंकि धन प्लेट से धारा निकली है। जबकि हमने कैलकुलेशन के बाद देखा कि आई की वैल्यू -4 एम्पियर आई है। इसका मतलब -4 का मतलब माइनस की वैल्यू अगर आए, इसका मतलब यह है जो हमने धारा की डायरेक्शन ली है, रियल में धारा जस्ट उसके अपोजिट बह रही होगी। इसका मतलब जो ये सर्किट होगा रियल में इस तरीके से होने वाला है कि धारा इस तरीके से रियल में जा रही होगी, जबकि हमने माना था धन प्लेट से धारा निकली है, जबकि रियल में वो धन प्लेट पर धारा जा रही होगी। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद धारा की वैल्यू निगेटिव आ रही है तो हम उसको क्या कहेंगे कि जो हमने सर्किट में करंट की डायरेक्शन को दिखाया है, रियल में धारा जो करंट है जस्ट उसके अपोजिट बह रही होगी। तो हमने इस समय सेल को डिस्चार्ज होते दिखाया, जबकि रियल में जो सेल है वो क्या हो रही है, चार्ज हो रही है। ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद क्या करना है आपको, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर आप कैसे निकालेंगे, इक्वेशन आप कैसे बनाने वाले हैं। चलिए अब इस पर बात होती है। तो अब हम एक छोटे एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं कि किरचॉफ का वोल्टेज लॉ केवीएल किस तरीके से अप्लाई करने वाले हैं। तो कुछ छोटी छोटी लाइनें लिखी हुई हैं। पहली लाइन है, जो समीकरण हम इक्वेशन जो बनाएंगे वो किसके पद में लिखेंगे, विभवांतर के पद में हमें लिखना है। विभवांतर जो प्रतिरोध होता है उसके सिरों के भी विभवांतर होता है V = RI। तो हमें इक्वेशन लिखना है V = RI के टर्म में। एक जो मेन लाइन लिखी हुई है जो कि आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, और दूसरे सिरे का हमें चिन्ह लेना होता है। क्या मतलब है इसका, दूसरे सिरे के चिन्ह लेने का मतलब क्या है। अब आप एक चीज और ध्यान रखिए कि आपको सर्किट में जितनी भी सेल दी हुई हैं, चाहे 2, 3, 4, 5, 6 जितनी भी सेल दी हुई हैं, आप क्या करिए, जो आपको सबसे ज्यादा विद्युत वाहक बल की सेल दिखे उस सेल की धन प्लेट से आप धारा निकाल दीजिए। बाकी आपको किसी भी सेल से धारा निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो मान लिया इस सेल का विद्युत वाहक बल E1, इसका आंतरिक प्रतिरोध R1, ये प्रतिरोध हमारा R1 है, ये प्रतिरोध हमारा R2 है। एक ये सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E2 है और इसका आंतरिक प्रतिरोध R2 है। अब हम कर सकते हैं कि इस सेल का विद्युत वाहक बल E1 और E2 कोई भी बड़ा हो सकता है। तो हम मान लिया हमने कि E1 > E2, इस सेल का विद्युत वाहक बल इससे बड़ा है, तो हम इस सेल की धन प्लेट से धारा निकाल सकते हैं। किस तरीके से, जो ये धन प्लेट है इसकी धन प्लेट से हम I धारा निकालेंगे। अब हमें क्या देखना है, जब हमें प्रतिरोध दिखेगा, जैसे जैसे हम धारा बहा रहे हैं, जैसे जैसे चलेंगे तो जो पहला सिरा मिलेगा उसको प्लस लेंगे, दूसरा माइनस लेंगे। धारा की दिशा जैसे जैसे हम आगे चलेंगे, जो प्रतिरोध मिलेगा उसका जो पहला सिरा पॉजिटिव, दूसरा सिरा निगेटिव, धारा आगे बढ़ जाएगी आई आपकी। अब अगला हमें प्रतिरोध मिला आंतरिक प्रतिरोध, इस प्रतिरोध को भी धारा की दिशा में बढ़ते बढ़ते पहला सिरा प्लस बना देंगे, दूसरा माइनस। सेल में हमें कुछ नहीं करना है। अब यही धारा जो आई है आगे बढ़ती चली जाएगी, धारा आई यहां तक आएगी। अब हम धारा की दिशा में बढ़ रहे हैं, पहला सिरा हम प्लस बना देंगे, दूसरा माइनस। आई धारा यही आगे बढ़ते बढ़ते जब यहां तक पहुंचेगी तो ये बात, जब हम धारा की दिशा में बढ़ेंगे तो पहला सिरा पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। क्लियर है। इस तरीके से हम कहने का मतलब ये ध्यान रखिएगा कि जैसे अगर ये कोई प्रतिरोध है कैपिटल R, अगर हम इस तरफ से धारा ला रहे हैं तो जिस तरफ से धारा ला रहे होंगे प्रतिरोध के उस पहले सिरे को प्लस और दूसरे सिरे को माइनस नाम दे देना है। इसमें आपको कोई गलती नहीं करनी है। अब ये दूसरी लाइन जो लिखी थी इसका क्या मतलब था कि दूसरे सिरे का चिन्ह लेना होता है। दूसरे सिरे का चिन्ह लेने का मतलब क्या है, जैसे हम इस बंद पास में आ रहे हैं A से B,
जब हम ए से बी आ रहे होंगे तो दूसरे सिरे का चिन्ह हमें कैसा दिख रहा है, माइनस का। कैसा दिख रहा है हमें, माइनस का। ये भी आपको क्लियर है। और इक्वेशन आपको किस में पद में लिखनी होती है, V इक्वल टू आर आई। तो अगर हम आपसे पूछे इस प्रतिरोध में हम V बराबर आर आई लिख दें तो बताइए V इक्वल टू इस प्रतिरोध में कितना होगा। जब हम A से B चलेंगे तो दूसरे सिरे का चिन्ह हमें माइनस का मिलने वाला है, तो माइनस लगाएंगे पहले। और इक्वेशन हमें किसके पद में, प्रतिरोध में लिखना है, V इक्वल टू आर आई। आर मतलब इसका प्रतिरोध कितना है, R1, और धारा कितनी इसमें आ रही है, धारा आ रही है I। बस ये ध्यान रखना है। अब अगर हम इसी में B से A चलें, किधर से किधर चले, B से A, तो अगर हम जब B से A चलेंगे तो दूसरा सिरा हमें क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। तो अब हम लेंगे प्लस का R1I। बस इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि जैसे हम चल रहे हैं हमें दूसरे सिरे का चिन्ह कैसा दिख रहा है। दूसरे से इधर से चलेंगे दूसरे सिरे का चिन्ह माइनस, इधर से चलेंगे दूसरे सिरे का चिन्ह पॉजिटिव। और इक्वेशन हम हमेशा लिखेंगे V इक्वल टू आर आई। तो इस प्रतिरोध का, इसका प्रतिरोध R1 इंटू इसमें धारा कितनी है, I, तो हो जाएगा इस तरफ से माइनस R1I, और जब ऐसे चलेंगे तो प्लस का R1I। अब हम इस पूरे बंदपास में इक्वेशन लगाने वाले हैं KVL। हम बंदपास का नाम लेने वाले हैं बंदपास ABCDA। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है जिसको KVL कहते हैं, वो केवल और केवल बंद पास के लिए ही लागू होता है। क्लोज्ड लूप जितने होते हैं उन्हीं के लिए ये वैलिड है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो बंद पास ABCDA, ABCDA। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब आप बंद पास का नाम लिखेंगे तो हमेशा जहां से चलेंगे वहां पर वापसी भी करना है, आपको ध्यान रखिएगा। ए से चलकर ABCD और A, अगर ABCD तक रहेंगे तो ये आपका छूट जाएगा। तो ध्यान रखिएगा जहां से हम शुरू करते हैं वहां पर खत्म भी करना है उस बंद पास को। तो हम चलने वाले हैं इस तरीके से ABCDA, मतलब इस बंद पास में हम ऐसे चलेंगे इस तरीके से। तो जब A से चलना शुरू करेंगे तो प्रतिरोध मिला, प्रतिरोध का दूसरा सिरा माइनस का, और इक्वेशन हमें लिखना है प्रतिरोध इंटू धारा। इसका प्रतिरोध माइनस का R1 इंटू धारा I। आगे बढ़ेंगे, आगे हमें एक और आंतरिक प्रतिरोध मिला, आंतरिक प्रतिरोध का दूसरा सिरा माइनस का, तो माइनस का प्रतिरोध कितना है इसका, R2, और धारा कितनी इसमें जाएगी, I। अब सेल के बारे में क्या देखना है कि सेल का कौन सा टर्मिनल हमें लेना है। ये वाला निगेटिव टर्मिनल होता है और बड़ा जो टर्मिनल होता है पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो हमें जब इस तरीके से चलेंगे तो दूसरे टर्मिनल का हमें साइन लेना है। जब हम इस तरफ से चलेंगे तो हमें दूसरा टर्मिनल कौन सा मिल रहा है, पॉजिटिव। तो हमें पॉजिटिव, और सेल का क्या लिखा जाता है, विद्युत वाहक बल। सेल का हमें क्या लिखना है, विद्युत वाहक बल। तो दूसरा सिरा पॉजिटिव है और इसका विद्युत वाहक बल कितना है, प्लस का E2। अब आगे बढ़ेंगे तो हमें एक और प्रतिरोध मिला, इसका दूसरा सिरा हमें कैसे दिख रहा है, माइनस का, माइनस साइन लगाएंगे। प्रतिरोध कितना है, R2, और धारा इसमें कितनी है, I। फिर आगे बढ़ेंगे, दूसरा सिरा माइनस का R1 इंटू I। ठीक है, अब जब ऐसे चल रहे हैं तो हम इस सेल में दूसरी प्लेट हमें काहे की मिल रही है, पॉजिटिव बड़ी प्लेट। तो क्या लिखेंगे, प्लस का विद्युत वाहक बल इसका कितना है, E1। अब शायद इसमें जितने भी पार्ट हमें दिख रहे थे सभी पर हमने इक्वेशन लगा दी और सभी का बीजगणितीय योग कितना कर देंगे, 0, जो कि किरचॉफ का द्वितीय नियम कहता है कि जितने भी इसमें पार्ट लगे हैं उनमें सभी में बीजगणितीय विभव में होने वाले परिवर्तन का बीजगणितीय योग 0 होता है। बीजगणितीय, देखिए हमने सभी इक्वेशन लिखी है वोल्टेज के पद में, और सभी का बीजगणितीय योग करने के बाद फाइनली हमने इसको क्या लिख दिया, 0। यही हमारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, KVL है। बहुत ही सावधानी से हमें प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए KVL अप्लाई करना है। इसमें ध्यान रखना है, इक्वेशन हमें जब प्रतिरोध दिखेगा तो प्रतिरोध इंटू जो प्रतिरोध होगा और जो उसमें धारा होगी वो लगानी है। जिस डायरेक्शन में हम चल रहे होंगे सेल की दूसरी प्लेट का हमें साइन लेना है। जैसे अगर ये कोई सेल है मान लिया इस तरीके से, और हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में चलने पर जब हम ऐसे चलेंगे तो कौन सा सिरा लेंगे, पॉजिटिव। और अगर हम
इस तरफ से चल रहे होंगे, तो जब इस तरफ से चलेंगे तो दूसरा प्लेट हमें काहे का मिल रहा है, निगेटिव। अगर इस सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई है तो इस डायरेक्शन में चलने पर हम इसका विद्युत वाहक बल कितना लिखेंगे, माइनस का ई, और इस डायरेक्शन में चलने पर क्या लिखेंगे, प्लस का कैपिटल ई। क्लियर है? इस तरीके से हम केवीएल लगाकर, अब हमें कुछ भी पूछ दे कि इस प्रतिरोध R1 में धारा का मान बताइए, और वैल्यू हमें दी है, गिवन है, और गिवन है तो हमें पूछ दे कि प्रतिरोध में धारा की वैल्यू बताइए, तो इसकी हम इजीली से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस पर हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन को आपको आसानी से बहुत ही फ्रेश माइंड से समझना है। कोई भी गलती हो आप उस पर ध्यान दीजिएगा कि आप क्या गलती कर रहे हैं और हम आपको क्या बताने वाले हैं। चलिए एक अच्छा सा इस पर किर्चॉफ केवीएल पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, एक सेल लगी हुई है 4 वोल्ट की, एक नीचे सेल लगी हुई है 6 वोल्ट की, और इसका आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम दिया है, इसका आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है। परिपथ में कुछ प्रतिरोध लगे हुए हैं 4 ओम, 8 ओम, 6 ओम। इस तरीके से आपका सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। क्वेश्चन में पूछ रहा है परिपथ में 8 ओम के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। जो ये 8 ओम का प्रतिरोध लगा है, इसके जो ये सिरा है यहाँ से जुड़ा है और ये वाला सिरा यहाँ से जुड़ा है, तो इसके सिरों के बीच विभवांतर पूछ रहा है। पूछ आपसे कुछ भी सकता है, पूछ आपसे ये भी सकता है कि जो 4 वोल्ट की बैट सेल है, इसकी सेलों पर वोल्टता ज्ञात करो, जिसको हम सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं, जिसको अभी हमने लिखा था E=V+IR टाइप का लिखा था। ये तो सेल का विद्युत वाहक बल होता है, जबकि ये होता है सेल का टर्मिनल विभवांतर, या इसको कह सकते हैं सेल की सिरों पर वोल्टता। कुछ भी आपसे पूछ सकता है, इसके सिरों पर वोल्टता, इसके सिरों पर वोल्टता, इस पर तो पूछ ही रहा है। तो मेन चीज है आपको पहले पूरे सर्किट को देखकर करंट फ्लो करानी है। करंट फ्लो कराने के बाद केवीएल लगाना है, और केवीएल लगाने के बाद जब आपकी सभी वैल्यू आ जाएंगी तो आपसे जो भी आपसे पूछेगा आप उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक चीज देखिएगा, इसमें 2 सेल लगी हुई हैं 6 वोल्ट और 4 वोल्ट। आपको क्या करना है, बहुत ज्यादा डाउट नहीं रखना है। जो आपको सबसे ज्यादा वोल्ट की बैटरी दिखेगी उस सेल की पॉजिटिव प्लेट से आपको करंट निकाल देना है, दूसरी सेल को आपको नहीं देखना है। तो 6 वोल्ट इसकी पॉजिटिव प्लेट से धारा निकाल देंगे I। अब ये धारा इसमें जाएगी और यहां तक जाएगी। इसके बाद इस धारा को 2 पाथ दिख रहे हैं, एक इस तरफ और एक ऊपर। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, या तो इस धारा को बांट दें। इसमें मान लिया धारा कितनी गई, I1, और इसमें धारा जा रही है I2। ये हो सकता है। I धारा यहां तक गई, I धारा बट गई I1 और I2। तो किरचॉफ का प्रथम नियम अगर हम लगा दें, KCL करंट लॉ लगा दें, तो I जो है संधि पर जा रही है धारा, और I1 I2 संधि से दूर जा रही हैं, तो संधि की ओर जाने वाली धारा दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होगा। मतलब पहली इक्वेशन I हो जाएगी आपकी I1 + I2, पहली इक्वेशन। अब उसके बाद I2 धारा जा रही है, ये I2 धारा इस तरीके से जाएगी। I2 धारा यहां तक जाते जाते यहां तक हमारी I2 धारा आएगी। जहां से हमें ब्रांच दिखेगी वहां पर हम रोक देंगे। I1 धारा इस तरफ से जा रही है, I1 धारा यहां तक जाएगी। यहां पर हमें संधि दिख रही है। ऊपर से I2 धारा, इधर से I1 धारा, दोनों संधि की ओर जा रही हैं। दोनों जुड़कर क्या बन जाएंगी, I, क्योंकि I1 + I2 किसके बराबर, I। तो दोनों जुड़कर इस तरफ चली जाएगी I धारा, और ये I धारा इस तरफ आते आते इसकी रीढ़ प्लेट में एंट्री कर जाएगी। अब यहां से आपको एक चीज क्या ध्यान रखना है, आपको एक चीज ये ध्यान रखना है, आपने सेल की पॉजिटिव प्लेट से जितनी धारा निकाली है, फाइनली आपको उसकी निगेटिव प्लेट पर उतनी ही धारा पहुंचाना भी है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपका इक्वेशन गलत आएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जितनी पॉजिटिव प्लेट से धारा निकाल रहे हैं उतनी सर्किट से होते हुए लास्ट में आपको उसकी निगेटिव प्लेट पर उतनी धारा भेजनी भी होती है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब हम क्या करेंगे, जो प्रतिरोध लगे हुए हैं उनके प्लस माइनस बना लेंगे। यहां से धारा I चली तो ये पहला सिरा प्लस, दूसरा माइनस। इधर से ये I1 धारा जा रही है, पहला सिरा प्लस, दूसरा माइनस। इधर ऊपर से I2 धारा आ रही है, तो पहला सिरा प्लस, दूसरा माइनस।
और I धारा ये आ रही है, तो इसका पहला सिरा प्लस दूसरा माइनस। उसके बाद I2 धारा ये जा रही है, तो ये पहला सिरा पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। तो जितने भी प्रतिरोध थे हमने सभी में प्लस माइनस बना दिया। अब हमने अभी पहले क्या बताया था, आपको सेकेंड सिरे का साइन लेना है। जिस डायरेक्शन में आप चलेंगे उसमें सेकेंड सिरा आपको जैसा दिखेगा प्लस या माइनस, उसी को आप प्लस माइनस लेना है। और इक्वेशन आपको कैसे लिखनी है, प्रतिरोध इंटू धारा, मतलब विभवांतर के टर्म में। अब इसमें हम दो बंद पास लेने वाले हैं, कुछ भी आप नाम डाल सकते हैं, ए बी सी डी ई और एफ। तो इसमें हमें दो बंद पास दिख रहे हैं। पहला बंद पास लेंगे, बंद पास ए बी ई एफ ए, ऊपर वाला अपर हाफ जो बंद पास दिख रहा है क्लोज्ड लूप, ए बी ई एफ ए में। अब हम चलेंगे, देखिए ए से चलेंगे, अभी हमें कोई प्रतिरोध या कुछ नहीं मिल रहा है। अब जब यहां चलेंगे तो इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा का है प्लस का, माइनस का, सॉरी माइनस का है। तो माइनस का प्रतिरोध इंटू धारा, इसका प्रतिरोध है 8 और धारा इसमें कितनी है I1, 8 I1। आगे बढ़ेंगे, दूसरे सिरे का चिन्ह कैसा दिख रहा है, पॉजिटिव, प्लस 6 इंटू I2, प्रतिरोध इंटू धारा प्लस 6 इंटू I2। अब आगे बढ़ेंगे तो दूसरा सिरा हमें प्लस का दिख रहा है 2 इंटू I2, प्रतिरोध इंटू धारा प्लस का 2 इंटू I2। अब आगे बढ़ेंगे तो हमें सेल का जो दूसरी प्लेट का है कि मिल रही है पॉजिटिव। जब इधर से चलेंगे दूसरी प्लेट हमें पॉजिटिव दिख रही है, तो प्लस का कितना लिखेंगे 4, उसके बाद इक्वल टू 0। जोड़ लेते हैं सभी को, तो 6 और 2 8 I2 माइनस 8 I1, 4 उधर ले जाएंगे माइनस का 4 कामन कर लेंगे। 4 कामन होने के बाद बचेगा 2 I2 माइनस 2 I1 इक्वल टू माइनस 4, 4 से 4 कैंसिल, 2 I2 माइनस 2 I1 इक्वल टू माइनस 1। माइनस साइन कामन कर लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2 I1 माइनस 2 I2 इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। अब हम दूसरा बंद पास लेने वाले हैं, जो नीचे इस बंद पास में हम इस तरीके से चले थे, इसको हम ऐसे बना देंगे, ऐसे। इस बंद पास में भी हम ऐसे चलने वाले हैं, तो इसमें ये इस बंद पास का क्या नाम है, बी सी डी ई बी। बंद पास का नाम है बी सी डी ई बी, बी सी डी ई बी में। यहां से चलेंगे, दूसरे सिरे का साइन पॉजिटिव, तो प्लस का प्रतिरोध इंटू धारा प्लस का 4 इंटू आई, 4 इंटू आई। और जब ऐसे चल रहे होंगे तो हमें दूसरी प्लेट माइनस की मिलेगी, तो माइनस का 6 वोल्ट। जब आगे प्रतिरोध में बढ़ेंगे तो दूसरा सिरा पॉजिटिव मिल रहा है, तो प्लस का प्रतिरोध इंटू धारा 1 इंटू आई, प्लस का 1 इंटू आई। दूसरा सिरा प्लस का 8 इंटू I1 इक्वल टू 0। ठीक है, हमारी जो इक्वेशन नंबर ये 2 होगी, क्योंकि हम इक्वेशन 1 यहां बना चुके हैं। हमारी जो दूसरी इक्वेशन आई है वो I1 I2 के टर्म में आई है, तो यहां पर हम I को क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2। तो समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, I इक्वल टू I1 प्लस I2 रख देंगे, क्योंकि इक्वेशन जब I1 प्लस I1 और I2 के पद में आ जाएगी तो उनको सॉल्व कर लेंगे। तो पहले 4I और प्लस I कितने, 5I प्लस 8I1 माइनस 6 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 6। तो 5I की जगह क्या रख देंगे, I1 प्लस I2 प्लस 8I1 इक्वल टू 6।
मल्टीप्लाई होगा 5i1 प्लस 5i2 प्लस 8i1 इक्वल टू 6। 5i1 8i1 हो जाएगा 13i1 प्लस 5i2 इक्वल टू 6। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 2 और 3 को देखते हैं। तो इसमें हमें अब इनको हमें सॉल्व करना है। तो i2 का है माइनस का 2i2 और ये है हमारा प्लस का 5i2। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो माइनस 10i2 और इसको 2 से। तो इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, प्लस इक्वेशन 3 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई और दोनों को क्या कर देंगे, ऐड। तो इक्वेशन 2 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। तो 10i1 माइनस 10i2 इक्वल टू 5। इसको इक्वेशन नंबर 4। इसको कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से। तो ये हो जाएगा 26i1 प्लस 10i2 इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई 12, इक्वेशन नंबर 5। अब इनको जोड़ रहे हैं दोनों इक्वेशन को, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 36i1 इक्वल टू 12 प्लस 5 17। तो i1 इक्वल टू आ जाएगा 17/36। i1 की वैल्यू कहाँ पर है, i1 की वैल्यू दी हुई है इस प्रतिरोध में। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, परिपथ में 8 ओम, जो ये हमें 8 ओम दिया हुआ है, इसके सिरों पर विभवांतर कैलकुलेट करना है। और इस प्रतिरोध में धारा कितनी बह रही है, i1, जिसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अगर हम आपसे अगर पूछें कि इस प्रतिरोध में विभवांतर कितना होगा, तो इसके लिए ये सिरा और ये सिरा कहाँ से जुड़ा है, B से, और ये सिरा जुड़ा हुआ है E से। इसके सिरों के बीच विभवांतर का मतलब है B और E के बीच विभवांतर, क्योंकि यही सिरे B से जुड़ा है और ये वाला सिरा E से जुड़ा है। तो इनके सिरों के बीच विभवांतर मतलब B और E के बीच विभवांतर। तो B और E के बीच विभवांतर हमें निकालना है। तो अब हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे, VB, B का विभव, आगे बढ़ेंगे, माइनस का दूसरा सिरा, माइनस का 8 और इंटू धारा कितनी, i1। लिखना कैसे, इसके और इसके बीच विभवांतर निकालना है। तो एक बिंदु से शुरू करेंगे और लास्ट वाले बिंदु का विभव बराबर के उस तरफ लिख देंगे। तो इसमें विभवांतर लिखा बराबर VE। इस तरीके से हमें इक्वेशन लिखना है, जहां से शुरू करेंगे उसका विभव और जहां पे लास्ट वाला पॉइंट हम इसके और इसके बीच विभवांतर निकाल रहे हैं, यहां से शुरू करेंगे और जब इसका विभव लिखेंगे तो बराबर के उस तरफ लिखेंगे। क्लियर है। तो VB माइनस 8 इंटू i1 की वैल्यू 17/36 इक्वल टू VE। तो ये हो जाएगा VB माइनस 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 34/9 इक्वल टू VE। तो VB माइनस VE इक्वल टू 34/9। VB माइनस VE मतलब B और E के बीच विभवांतर, जो कि इसके सिरों के बीच विभवांतर होगा, जिसकी वैल्यू आ रही है। तो 8 ओम के सिरों के बीच विभवांतर कितना आ रहा है हमारा, 34/9 वोल्ट। क्लियर है। तो जिसके सिरों के बीच पूछेगा, वो सिरे जहां से जुड़े हैं पहले उसका विभव लिखेंगे और फाइनली जो लास्ट वाला बिंदु होगा उसको हमें किस तरफ लिखना है, बराबर के उस तरफ। और जब इधर से हम चल रहे होंगे तो इस प्रतिरोध में हमें दूसरे सिरे का साइन लेना है, जो कि माइनस का है, माइनस का 8 इंटू i1 और इक्वल टू क्या लिख देंगे,
ई का विभव, जिसको बराबर के उस तरफ लिख देंगे। क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि 8 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर हम सीधे V = RI लगाकर भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही है, आप V = RI लगाकर इसके सिरों के बीच विभवांतर निकाल सकते हैं, क्योंकि V = R कितना है 8 और I मतलब धारा कितनी है I1, तो 8 × I1 की वैल्यू कितनी थी अभी हमारी, I1 की वैल्यू गिवन थी 17/36। तो जब इसको हमने अभी सॉल्व किया था तो आया था 34/9। तो अगर हम सीधे V = RI ओम का नियम लगा दें तब भी हम इसके प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर निकाल सकते हैं, लेकिन हमने इस सिरे को B से और इस सिरे को E से जोड़कर इसको हमने क्यों आपको बताया, क्योंकि ये तो सिंपल सा आपको दिख रहा है कि V = RI लगाने से इसके सिरों के विभवांतर हमें पता चल जाएगा। लेकिन अच्छा बताइए, अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ दे जो बिंदु B व D के बीच विभवांतर बताओ, अगर आपको इसी क्वेश्चन में पूछ देता कि जो बिंदु B यहां पर है और बिंदु D यहां पर है, अगर B और D के बीच विभवांतर आपसे पूछ दे तब आप किस तरीके से निकालेंगे, क्योंकि आप इसमें तो V = RI लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि B से D तक जाने में आपको प्रतिरोध मिलेगा, सेल मिलेगी, फिर उसका आंतरिक प्रतिरोध मिलेगा। तब आप किस तरीके से आप इस B और D के बीच विभवांतर निकालेंगे, तो जैसा हमने B और E के बीच निकाला है उसी तरीके से हम B और D के बीच भी निकालेंगे। तो B और D के बीच विभवांतर देखिएगा कैसे निकालेंगे। शुरुआत कहाँ से करेंगे, B से, तो B का विभव, आगे बढ़ेंगे, जब आगे बढ़ेंगे तो प्रतिरोध का दूसरा सिरा प्लस का है तो प्लस का लिखेंगे, प्रतिरोध 4 है और इंटू धारा कितनी है I। आगे बढ़ेंगे, सेल का दूसरा टर्मिनल निगेटिव मिल रहा है तो माइनस का विद्युत वाहक बल लिखना है सेल का, ध्यान रखिएगा E2, इस सेल का विद्युत वाहक बल। आगे बढ़ेंगे जब, तो आगे बढ़ने पर हमें दूसरा सिरा प्लस का मिल रहा है तो प्लस का प्रतिरोध 1 × I। अब हमें लास्ट में क्या मिल रहा है D, तो बराबर में लिख देंगे D का विभव। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है कि अभी हमने किसकी वैल्यू इसमें केवल निकाली थी I1 की, अब इसके लिए हमें काहे की वैल्यू जरूरत पड़ रही है, I की वैल्यू। तो I की वैल्यू अगर आप निकाल लें तब हमें आपको केवल बताना चाहते हैं कि बड़े सर्किट में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच आप विभवांतर कैसे निकालेंगे। तो B का विभव प्लस 4I और I 5I माइनस E2 की वैल्यू 6 गिवन है, इक्वल टू क्या दिया है VD। सपोज कीजिए, ओनली सपोजिशन कर रहे हैं यहाँ पे कि I की वैल्यू, मान लिया I की वैल्यू है 2 एम्पियर मान लेते हैं, क्योंकि जब आप अभी और इसको सॉल्व करेंगे तो I की वैल्यू कुछ आपकी आएगी। तो मान लिया I की वैल्यू आ रही है 2 एम्पियर, तो देखिए VB प्लस 5 I की वैल्यू 2 माइनस 6 इक्वल टू VD। तो VB प्लस ये हो जाएगा 10 माइनस 6 4 हो जाएगा इक्वल टू VD। तो यहाँ से आएगा VB माइनस VD, 4 उधर जाएगा माइनस का 4। इसको हम क्या पढ़ेंगे, B व D के बीच विभवांतर। B और D के बीच विभवांतर कितना है -4। इसका मतलब -4 का मतलब है इसमें B का विभव छोटा होगा। कहने का मतलब है जब D का विभव ज़्यादा होगा और इसका कम होगा तो कम से जब ज़्यादा घटाएंगे वैल्यू आएगी निगेटिव। तो इस समय जो है जो D का विभव है वो B के विभव से ज़्यादा है। तो कहने का मतलब है बड़े सर्किट में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच अगर आपको विभवांतर निकालना है तो इससे अच्छा मेथड, अभी जब आपको हम और भी क्वेश्चन या संधारित्र वाले क्वेश्चन कराएंगे उसमें भी किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर जब पूछता है हमें इसी रूल का फॉलो करना है। जहां से चलेंगे उसका विभव, बाकी जो भी हमें दिखेगा उस पर प्लस माइनस का इक्वेशन बनाते हुए जो लास्ट वाला बिंदु होगा उसको बराबर के उस तरफ लिख देना रहेगा और हम बाकी वैल्यू पुटअप करके कि उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कैलकुलेट कर लेंगे।
क्लियर है? ध्यान रखिएगा बच्चों, ये हमने केवल माना था, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके लिए अभी हमें आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ये हमने केवल मान कर ही आपको बताया है कि किस तरीके से आप किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की वैल्यू ज्ञात करेंगे। क्लियर है? ओके।